नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 9 और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कर्मचारियों से जुड़े करने जा रहे हैं दो बातें। एक तो बात करेंगे हम ग्रेच्युटी के ऊपर और दूसरी बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के ऊपर। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनका नाम है योगेंद्र कपूर जी। सर, आपका टीवी 9 में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले बात करते हैं ग्रेच्युटी को लेकर, क्योंकि ग्रेच्युटी जो होता है हर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा होता है। लेकिन जहां तक इसमें माना जाता है कि अगर आप किसी संस्थान में या किसी कंपनी में 5 साल नौकरी करते हैं तभी आपको ये ग्रेच्युटी मिलती है, जो अमूमन लोग यही समझते हैं। लेकिन क्या इसमें जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रूल्स है 1972 का, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है कि आप 5 साल से कम भी काम करते हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है? जरा इस पर कुछ बताएंगे। श्योर। देखिए, हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रूल्स हैं, ये सही बात है कि उसके लिए अदरवाइज जो है कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस जो है 5 इयर्स का होना जरूरी होता है। और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जिस केस में अगर आपके 5 इयर्स कंप्लीट नहीं भी हुए हैं तो उससे पहले आपको पेमेंट करी जा सकती है। और वो दो सिचुएशंस में आपको पेमेंट जो है वो जल्दी करी जा सकती है। वो है एक आइदर अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर अगर वो डिसेबल हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस हैं कि जिसके वजह से अगर ऐसी सिचुएशन कोई क्रिएट होती है तो ग्रेच्युटी जो है उसमें जो 5 इयर्स का प्रावधान है वो जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और बिफोर 5 इयर्स जो है ग्रेच्युटी जो है वो पे करी जा सकती है एम्प्लॉय को जो। जी सर, इसमें कुछ ऐसा भी कहा जाता है, एक तो पहले इसका जरा नियम बता दीजिए, क्योंकि ग्रेच्युटी को लेकर लोगों को मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसमें पेमेंट कैसे मिलता है, इसका नियम क्या है। तो थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए सर। जी। एक मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो रिसेंट अमेंडमेंट करी है उसमें उन्होंने जो ग्रेच्युटी का अमाउंट जो एग्जेम्प्ट है उसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होती है कि उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसमें जो आपका बेसिक प्लस डीए जो है उसको इंक्लूजन्स करके उसका 15 डेज के हिसाब से जो आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन है इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, उससे जो अमाउंट निकलता है। और या फिर अगर जो अमाउंट ऑफ 20 लाख है एग्जेम्पशन का या फिर ग्रेच्युटी जो आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं, इन तीनों में जो सबसे लीस्ट होता है वो आपका अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी के जो रूल्स हैं वो बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड हैं कि जिसमें मेन जो आपकी कैलकुलेशन है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस होता है और उसमें जो आपकी लास्ट वन सैलरी है उसका 15 डेज के हिसाब से जो एवरेज है वो लिया जाता है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, इसमें एक जो है कि अगर आपने मतलब 4 साल और 240 दिन काम किया है, एक आपको याद हो अगर मद्रास हाई कोर्ट में भी एक मामला चला था और दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक मामला चला था जिसमें ये फैसला आया था कि 4 साल 240 दिन आपने पूरे कर लिए हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। तो सर, जरा इसके बारे में बताएंगे कि ये 4 साल 240 दिन वाला मामला क्या है? देखिए, ये एक हम ये मान के चल सकते हैं कि देखिए जब एक कोई चीज प्रिस्क्राइब्ड है कि 5 इयर्स ऑफ सर्विस, तो उसमें जो है एक कई बार उसको जब हम ये देखते हैं कि वो चैलेंज किया गया उस पॉइंट पे कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अगर हम उसका ड्यूरेशन देखें, उसने 4 इयर्स के साथ में जो 5th ईयर था उसमें उसने मेजॉरिटी ऑफ द ईयर जो है वो ऑलरेडी वर्क किया था। तो अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो वो 5 इयर्स नहीं कंप्लीट था और इसी वजह से ये चैलेंज किया गया था कि ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक एम्प्लॉय ने मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड जो है कवर किया है, जहां पे 4 इयर्स और प्लस उस 5th ईयर का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर जो है व्हिच इज मोर देन 6 मंथ्स ऑफ सर्विस जो है इन दैट ईयर, उसने अगर कंप्लीट किया है तो क्यों नहीं उसको जो है एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया के अंदर लिया जाए। तो उसमें हाई कोर्ट जो है उनका ये ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने एम्प्लॉय के फेवर में ऑर्डर जो है किया था। और उसके हिसाब से आज की डेट में मैं ये कहूंगा कि जो उसका जो है रेफरेंस दिया भी जा सकता है। कभी भी अगर किसी एम्प्लॉय की अगर सिमिलर सिचुएशन अगर बनती है तो उसमें हम ये देखें कि जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें एक व्यू लेके और उसमें जो है उसमें अगर आप कोर्ट की रूलिंग को साइड करेंगे तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। जी
सर इसलिए ये पूछा कि 240 दिन वाला नियम, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है, मतलब कई सारे नौकरी करने वाले सैलरी क्लास हैं जिनको ये रूल नहीं पता है, तो इसलिए हमने सोचा कि पब्लिक तक ये बात पहुंचाई जाए आम भाषा में, ताकि आप समझ सकें कि आपका अधिकार है कि अगर आपने 4 साल 240 दिन कर लिया काम किसी कंपनी में, तो वो जैसा आपने बताया कि 365 डेज़ का 1 साल होता है, तो 6 मंथ से एबव उसने कर लिया, तो ऐसे में आप एलिजिबल है, बशर्ते कि कुछ आपको शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई कंपनी ग्रेचुइटी आपका नहीं देती है या देने से मना करती है, तो आपको फिर आपके पास क्या राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज इसके अंदर बहुत क्लियर है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आप देखिए, हमें ये समझना है कि पहले तो कि ग्रेचुइटी क्या चीज है। जी ग्रेचुइटी जो है वो एक अपने आप का बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को देता है फॉर हिज जी लॉयल्टी एंड कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। जी और उसके बाद जो है अगर हम ये देखते हैं, अगर कोई एम्प्लॉई एलिजिबल है और उसको जो है अगर ग्रेचुइटी नहीं पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उस केस में उसके एम्प्लॉई के पास ये प्रावधान है कि वो जो है कंप्लेंट जो है इसकी कर सकता है डिपार्टमेंट को भी जो है, और अगर डिपार्टमेंट से भी उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो इस मैटर के ऊपर कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट जो है वो ना सिर्फ एम्प्लॉयर को डायरेक्शन देगा, वो गवर्नमेंट जो एजेंसी है जिसको कंप्लेंट की गई थी और अगर उन्होंने डिरेलिक्शन करी है अपनी ड्यूटीज में और एक टाइमली उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जो है पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकती है कोर्ट जो है एज कॉस्ट। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि मतलब इसके बाद ये प्रावधान कर सकता है या फिर आपके पास ये विकल्प है, ऐसे में मान लीजिए कि सर अगर मैंने 5 साल पूरा कर लिया और फिर मुझे ग्रेचुइटी नहीं मिली और फिर मैं लंबी लड़ाई लग रही, उसमें 2-3 साल मुझे लग गए, तो क्या कंपनी फिर वो 2-3 साल का इंटरेस्ट भी पे करेगी? एब्सोल्युटली, देखिए इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर ये डिसीजन हम देखेंगे कि कोर्ट की तरफ से आता है, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगी एम्प्लॉयर को कि ना सिर्फ उनकी जो एलिजिबल ग्रेचुइटी अमाउंट था एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट जो है, या फिर अगर उन्होंने रिजाइन किया 5 इयर्स के बाद जो और कहीं और ज्वाइन किया और वो अपना ग्रेचुइटी का क्लेम जो है वो चाहते थे, तो जिस डेट तक वो उनका क्लेम जो बन के जो अमाउंट बनता था वो उससे कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि आप जो है उस पीरियड से लेके जिस डेट तक कोर्ट ने डिसीजन किया उस डेट तक का इंटरेस्ट जो है उसके ओवर एंड अबव जो है एम्प्लॉयर को पे करने के लिए, और अगर उसमें एम्प्लॉयर जो है उसको नहीं अबाइड करता है तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। जी जी सर, जैसा कि आपने क्लियर किया सर, इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ग्रेचुइटी और पीएफ का पैसा वो मिक्स कर देते हैं, मतलब उनको लगता है कि ग्रेचुइटी भी मेरा वही है जो पीएफ में होता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे सर? देखिए, हमें बहुत क्लियरली समझना है कि ग्रेचुइटी जो है, जैसे मैंने अभी बताई बात कि वो एक आपको बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है फॉर योर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसका कोई भी लिंक जो है वो पीएफ से नहीं है। पीएफ जो है उसमें हमें क्लियरली ये समझना है कि उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है, जी और उसमें जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर को ही कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉय को भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना होता है उसमें, और उसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उस पर आपको इंटरेस्ट देता है पीएफ डिपार्टमेंट जो है। जी और उसमें ऑफ कोर्स अब जो नया प्रावधान आया है वो ये भी आया है कि जो आपका इंटरेस्ट है अगर वो आपका 2.5 लाख से ज्यादा है, जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, तो उस पे जो है गवर्नमेंट जो है अब उसको टैक्सेबल कर दिया उन्होंने और उस पर टैक्स जो है वो कटेगा। अदरवाइज जो है आपका 2.5 लाख से अगर कम इंटरेस्ट बनता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो पीएफ जो है वो, मेरा पॉइंट ये है कि वो एक कंप्लीटली एक म्यूचुअल बेसिकली कहिए कि बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे को जो है देते हैं, जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन अपना इक्वल अमाउंट का करता है जितना एम्प्लॉय ने किया। जी सर, जैसा कि आपने पीएफ और उसका बताया ग्रेचुइटी का डिफरेंस, तो सर ये बताइए ग्रेचुइटी में क्या कोई टैक्स भी लगता है? क्योंकि जो कंपनी मान लीजिए आपने 5 साल काम कर लिया, उसके बाद आपको एक मुश्त 1 लाख या 2 लाख रुपया जो भी बनता है आपका वो मिला, तो उस पर क्या आपको टैक्स भी देना पड़ेगा? देखिए, इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया है कि जिसमें ग्रेचुइटी की लिमिट जो है वो अप टू 10 लाख तक पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, और उसको अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 10 से 20 लाख कर दिया है। जी तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी अमाउंट उससे बिलो मिला है तो वो जो है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा। ओके, मतलब ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा? एब्सोल्युटली, और उसके ओवर एंड अबव जो लिमिट्स हैं, अब जो 20 लाख की हो गई है, जी अगर सपोज कीजिए किसी को 25 लाख का अगर ग्रेचुइटी मिला है
तो 20 लाख तक जो है उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। उसके अबव जो 5 लाख है वो उसको उसके एम्प्लॉय को जो है उस पर टैक्स जो है एडिशनल 5 लाख पे उस पर ही सिर्फ पे करना होगा। जी, मतलब तो ये है कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी नियम नियम है